नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी गंदा खेल खेल रही है, यह कहना है मनीष सिसोदिया का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली, उन्होंने बड़ा निशाना साधा है बीजेपी पर। उनका कहना है कि बीजेपी गंदा खेल खेल रही है, मेयर चुनाव में खलल डाल रही है बीजेपी। यह भी कहना है मनीष सिसोदिया का। बीजेपी संविधान को नहीं मानती, संवैधानिक तरीके को नहीं मानती बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है बीजेपी के खिलाफ। जनता ने आपको चुनाव जिताया, बीजेपी मेयर चुनाव नहीं कराना चाहती है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया का यह भी कहना है कि नियम से होना चाहिए मेयर का चुनाव। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये, वैसे तो उससे पहले भी जब इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन किए थे तब से भी, लेकिन 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे। बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। हमारे पार्षद सब सीट पे बैठे थे कि भाई ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन होने देना है। बीजेपी के पास क्योंकि नंबर नहीं है, ये शोर मचा रहे थे। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका नामांकन भी एलजी साहब ने गलत तरीके से किया था। फिर भी हमने कहा जी चलिए इलेक्शन करवाइए, दिल्ली को मेयर चाहिए, दिल्ली की जनता को साफ सफाई चाहिए, मेयर काम करेगा तो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना। दिल्ली नगर निगम चुनाव को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली को अभी तक मेयर मिलना बाकी है। आज फिर से सदन में मेयर चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तनाव बढ़ गया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पे झूठे तो है ही पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी, जो विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को रोज रोज नॉर्मल तरीके से खरीदती बेचती है और सरकार बनाती है, आज आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि हम उनके पार्षद तोड़ रहे हैं। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक तरह से तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज हम आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है, और हमारे पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। ये जितने उदाहरण हमारे साथियों के आपके समक्ष हैं, ये सभी प्रत्यक्ष सीधे तौर पर किसी ने, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने स्वयं संपर्क किया, उनके विधायकों ने संपर्क किया, उनके चुनाव लड़े हुए पार्षदों ने संपर्क किया, उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने संपर्क किया और करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। आज
कि इस चुनाव में इस भ्रष्टाचार का जो बोलबाला साफ रूप से दिखाई दे रहा है, इस सारे मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं और सिर्फ आज उजागर करके, क्योंकि हमारे बीच में मोनिका पंत भी हैं जो ऑलरेडी एसीबी में जिनकी कंप्लेंट भी दर्ज है और इनकी शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आम आदमी पार्टी की सदन की कार्रवाई रोकने की हरकत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जो 2 कन्विक्टेड एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। अखिलेश पति त्रिपाठी और साथ में संजय झा। अखिलेश पति त्रिपाठी और संजय झा जो हैं, वो दोनों हाउस के अंदर मौजूद थे। उनके ऊपर विरोध प्रकट किया गया कि आप इनको बाहर कीजिए, तो उन्होंने उनको बाहर नहीं किया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात नहीं मानी। तीसरी बात, मेयर, डेप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, तीनों का चुनाव साइमल्टेनियसली होने की बात हुई, तो तीनों का चुनाव ये नहीं चाहते कि साइमल्टेनियसली हो, तो मुकेश जो हैं इनकी पार्टी से, उन्होंने इस पर विरोध प्रकट किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ना, आई फील सो सॉरी एंड सैड अबाउट इट। अब मैं इसमें क्या बोलूं, देखो मुझे तो दुख हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी यहाँ पे कॉर्पोरेशन में मिली है। इलेक्शन होगा तो उनका मेयर जरूर चुना जाएगा, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है, मेरे को तो नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर्स है, तो नंबर्स जब ज्यादा है तो नेचुरली, लेकिन फिर भी वही लोग मेयर का चुनाव रोक रहे हैं, ये दिल्ली एमसीडी मेयर का चुनाव आज तीसरी बार टल गया। सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी को लेकर आप विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि वो इस मसले को लेकर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। दिल्ली के मेयर के लिए आज फिर से नगर निगम की बैठक होनी है। ठीक उससे पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि 1-1 करोड़ रुपए में उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई है। बातचीत के लिए दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, बैठक से पहले ही इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि 1-1 करोड़ रुपए में बीजेपी के पार्षदों को खरीदा जा रहा है। देखिए, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लेकर सीरियस नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देश में पक्ष होता है, विपक्ष में होता है, कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। अब आपको विपक्ष में मौका मिला है तो आप बैठिए, विपक्ष में आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। ये नए नए बहाने लेके डेली आप आ जाते हैं कि आज ये हो गया, आज हो गया, आज बारिश तेज़ हो गई, आज खाना नहीं हमें मिला टाइम पे, आज हमें चाय नहीं दिया गया टाइम पे। इस तरह की बच्चों जैसी हरकतें बंद करिए। देश को पता है कि ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है, पूरे दिल्ली वालों को पता है ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है, एमएलए कौन खरीदता है, पार्षद कौन खरीदता है। मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज भी वही हंगामा होगा और फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगन हो जाएगा सदन। तो क्या, किस आधार पर इस बात को आप लोग कह रहे हैं? उसकी परिकथा आप देख लीजिए। 9:30 बजे की पीसी में क्या था, कुछ नहीं था, तो उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो क्या लग रहा है कि आज भी हंगामा होगा और अभी आज भी जो तीसरी बैठक है, आज भी दिल्ली के हाथ खाली रहेंगे? हम तो यही हैं, हमारे एक एक पार्षद ये इंश्योर करेगा कि आज दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शैली ओबरॉय ने याचिका लगाई थी, उसको वापस ले लिया। अगर आज भी हंगामा होता है तो क्या फिर से कोर्ट का रुख किया जाएगा? वो उसके बाद बताएंगे आपको। तो बिल्कुल दुर्गेश पाठक जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि दिल्ली को उसका मेयर मिले, क्योंकि आज निगम की तीसरी बैठक है और आज भी हंगामे के पूरे आसार है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़े हुए जो घटनाएं वो सिलसिलेवार तौर से हम आपको बताते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली के जो मेयर का चुनाव है वो कैसे तीसरी बार टल गया है। 2 बार पहले भी कोशिश की गई कि दिल्ली के मेयर का चुनाव हो पाए, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है। इतना ज्यादा हंगामा होता है, बीजेपी के पार्षद, आम आदमी के पार्टी के जो पार्षद होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिली थी। इसके बाद आप और भाजपा मेंबर्स ने जमकर हंगामा किया। 24 जनवरी को भी वोटिंग शुरू होते ही एमसीडी मुख्यालय के बाहर हंगामा हो गया था। तो तमाम हम आपको सिलसिलेवार घटनाएं बता रहे हैं कि आखिर मेयर क्यों नहीं मिल पा रहा है, नया मेयर क्यों नहीं मिल पा रहा है दिल्ली को। बीजेपी और आपके सदस्य आपस में भिड़ गए थे। 24 जनवरी को जो हम बता रहे हैं, वोटिंग शुरू होते ही एमसीडी मुख्यालय के बाहर हंगामा हो गया था। 6 जनवरी को सदन में सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई थी। तो तमाम हम आपको घटनाक्रम बता रहे हैं क्या क्या हुआ था। कई पार्षदों ने कुर्सी उठाकर विरोधी पार्षदों को मारने की कोशिश की थी। आपकी शैली ओबरॉय और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा जो है वो मैदान में उतरी हुई है।
चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप पर फ्रॉड के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद में प्रदर्शन करने के साथ साथ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी, देखा जाए तो पार्लियामेंट में लगातार हंगामा चल रहा है। अडानी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू डाउन हो रहा है उसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, कोई कंपनी अगर कोई काम करती है और उसका मार्केट वैल्यू अप होता है, डाउन होता है, उसमें सरकार का क्या हाथ है? कांग्रेस को सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। 9 साल तक मोदी जी ने जिस प्रकार से साफ सुथरी सरकार चलाई है, कांग्रेस को यही पीड़ा है कि ये व्यक्ति पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, इसलिए फिर इधर उधर झांकते हैं। ये प्राइवेट संस्थाएं हैं, अपना काम करती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, उसका सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनको तो बहाने चाहिए बेकार के, फालतू के। तो इसलिए कांग्रेस सरकार पार्टी और विपक्ष का तो अब एक ही उद्देश्य रह गया है कि किसी भी तरह से जो भारत की सरकार विश्वप्रिय हो रही है, मोदी जी विश्वप्रिय हो रहे हैं, सारा संसार इस बात को एक्सेप्ट करता जा रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची बढ़ती जा रही है। अभी बजट आया है तो प्रत्येक तबके ने बजट को सराहा है, और बजट पेश होने के बाद में कांग्रेस के और विपक्ष के लोग चुपचाप उठ करके चले गए। कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो तो केवल बदनाम करने के लिए बाधा डालते हैं कि हमारा किसी तरह भी हम मीडिया में बने। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इंटरनेशनल खबर आपको बताते हैं और ये खबर तुर्की से है। तुर्की में भूकंप जो आया उसमें पीएम मोदी ने दुख जताया है। तुर्की में आए भूकंप पर हमारी नजर है, प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हमारी नजर है, पड़ोसी देशों में भी नुकसान की खबर है। भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए भारत तत्पर है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में खतरे की आहट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्णप्रयाग के 38 घरों में दरारें आ गई हैं। बड़ी बड़ी दरारों से दहशत का माहौल है और प्रशासन ने एहतियातन सारे घर खाली करा दिए। जोशीमठ से शुरू हुई प्राकृतिक आपदा धीरे धीरे उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी नजर आने लगी है। बड़ी बड़ी दरारें नजर आने के बाद चमोली जिले के कर्णप्रयाग में प्रशासन ने कई घरों को खाली करा लिया है। जिन लोगों से घर खाली कराए गए हैं उन्हें रैन बसेरों में भेज दिया गया है। कर्णप्रयाग में जमीन धंसने और भवनों में दरारें दिखने का ताजा मामला बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित ITI क्षेत्र के बहुगुणा नगर और सब्जी मंडी के ऊपरी हिस्से में सामने आया है। इसके बाद प्रशासन की टीम ने क्षतिग्रस्त मकानों और दूसरे भवनों का निरीक्षण किया। टीम को 25 घरों में बड़ी बड़ी दरारें मिली, जबकि इनमें से 8 घरों को बेहद खतरनाक घोषित कर दिया गया और उनमें रहने वाले लोगों से मकान खाली करा लिए गए। इन परिवारों को कर्णप्रयाग नगर पालिका के रैन बसेरों में भेजा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन भागवत का जाति व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया है। जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, यह कहना है मोहन भागवत का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाति व्यवस्था पर मोहन भागवत RSS प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, भगवान के लिए सभी एक हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं पंडितों ने जो श्रेणी बनाई वो गलत थी।
समाज में बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है। मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। यहाँ पे भारी लोगों ने फायदा उठाकर आक्रमण किया। भगवान के लिए कोई जाति वर्ण नहीं है, विवेक चेतना सभी एक है, बस मत अलग अलग है। हिंदू मुसलमान सब एक ही है, मोहन भागवत ने यह भी कहा। तो जाति व्यवस्था पर मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने कहा है कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। साथ ही साथ उनका कहना है कि भगवान के लिए सभी एक हैं। पंडितों ने जो श्रेणी बनाई वो गलत थी, ये भी मोहन भागवत का कहना है। साधनांच्या अभावाला परम पूज्य सरसंघ चालक जी जब कोई बयान दिए हैं तो वह हर स्वयंसेवक के लिए मार्गदर्शन होता है, और जहां तक उस पर कोई टिप्पणी करने की बात है तो पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी भी बयान पर कोई स्वयंसेवक टिप्पणी नहीं करता है, उनकी आज्ञा मान करके उसका पालन करता है। वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बोलूं? काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उनका बयान आपने सुना। वो कह रहे थे मैं काफी सालों से कह रहा था हम दो हमारे दो, किसी ने सुना नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर, यानी कि गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा भी नहीं कराएंगे, कहना है राहुल गांधी का। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीकानेर राजस्थान, बीकानेर में ड्रग्स का ईरानी कनेक्शन सामने आया है। ड्रग्स के साथ 3 ईरानी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई है। टूरिस्ट वीजा पर भारत में रह रहा था ईरानी युवक। स्थानीय युवकों को ड्रग्स के व्यापार में धकेलता था। बड़ी खबर आपको बता रहे, ड्रग्स के साथ 3 ईरानी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी बरामद हो गई है। राजस्थान के बीकानेर में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। यहां अनाज मंडी के सामने स्थित एक होटल से 3 ईरानी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और करीब 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि तीनों ईरानी युवक स्थानीय युवकों को ड्रग्स के व्यापार में धकेलता था। ये तीनों ईरानी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत में रह रहे थे। पुलिस को इन युवकों के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला है। इनके पास से मादक पदार्थ, विदेशी मुद्रा, कई फर्जी आईडी, फर्जी नंबर प्लेट भी मिला है। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थाना एरिया में एक व्यापारी के साथ एक चीटिंग की वारदात होती है, जिसमें हाथ की सफाई से जो है कुछ बदमाशां जो है लगभग 30-35 हज़ार की करेंसी जो है उससे चुरा के जो है चीट करके वहां से ले जाते हैं।
तो इस वारदात को पुलिस जो है वो ट्रैक करती है, तो सीसीटीवी एवं अन्य जो तकनीकी हमारे संसाधन है उसके बेस पे बदमाशान की पहचान की जाती है और पुलिस टीम उनका पीछा करती है। तो नाल एरिया में जो इनको डिटेन किया जाता है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आता है कि ये लोग स्थानीय न होकर विदेशी नागरिक हैं, ईरानी नागरिक हैं और इनके पास से जो है इन्होंने अपने पासपोर्ट वगैरह भी जो है वो सामान में चोर जेब बना के उसमें छुपा के रखे हुए थे। तो जब सघन तलाशी ली जाती है तो उसमें ड्रग्स बरामद होती है, वहाँ के ईरान के पासपोर्ट बरामद होते हैं और लगभग 8 देशों के अलग अलग विदेशी करेंसी बरामद होते हैं जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपये। ये अभी तक जो है गत वर्ष सितंबर अक्टूबर में अपने देश में आए और उनके वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, लगभग 2-3 महीने से उनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी जो भी रेलिवेंट सेक्शन बनते हैं उसके तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके एनडीपीएस एक्ट में, फॉरेनर्स एक्ट में। इस खास पेशकश में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।